उस गांव के बारे में अजीब अफवाहें फैली थीं। लोग कहते थे कि वहां दिन में भी मौत का एक काला साया रोशनी पर पड़ा रहता है। शाम होते ही कब्रें जमाइयां लेने लगती हैं और भूखे कंकाल अंधेरे का लबादा ओढ़कर सड़कों, पगडंडियों और खेतों की मेड़ों पर खाने की तलाश में घूमा करते हैं। उनके ढीले पंजरों की खड़खड़ाहट सुनकर लाशों के चारों ओर चिल्लाने वाले घिनौने सियार सहम कर चुप हो जाते हैं और गोश्तखोर गिद्धों के बच्चे डैनों में सिर छिपाकर सूखे ठूंठों की कोठरों में छिप जाते हैं। इसी वजह से जब अखिल ने कहा कि चलो उस गांव के आंकड़े भी तैयार कर लें, तो मैं एक बार कांप गया। बहुत मुश्किल से पास के गांव का एक लड़का साथ जाने को तैयार हुआ। सामने 2 मील की दूरी पर पेड़ों के झुरमुटों में उस गांव की झलक दिखाई दी। मील भर पहले ही से खेतों में लाशें मिलने लगीं। गांव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते तो ये हाल हो गया कि मालूम पड़ता था भूख ने इन गांव के चारों ओर मौत के बीज बोए थे और आज सड़ी लाशों की फसल लहलहा रही है। कुत्ते, गिद्ध, सियार और कौए उस फसल का पूरा फायदा उठा रहे थे। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और बदबू से हम लोगों का सिर घूम गया। मगर फिर जैसे उस दुर्गंध से लदकर हवा के भारी और अधमरे झोंके सूखे बांसों के झुरमुटों में अटक कर रुक गए। सामने मुर्दों के गांव का पहला झोंपड़ा दीख पड़ा। 3 ओर की दीवारें गिर गई थीं और एक ओर की दीवार के सहारे आधा छप्पर लटक रहा था। गांव की दीवार की आड़ में एक कंकाल पड़ा था। साथ वाला लड़का रुका। ये ये नीताई धीवर है। कहाँ? अखिल ने पूछा। वो वो नीताई धीवर सो रहा है। लड़के ने कंकाल की ओर संकेत किया। वो धीवर था और गांव का सबसे पट्टा जवान। अकाल पड़ा, भूख से उसकी मां मर गई। उसके पास खाने को न था। फिर लकड़ी लाकर चिता सजाना तो असंभव था। उसने अपनी नाव बाहर खींची, मां के शरीर को नाव में रखा, ऊपर से सूखी घास रखी और आग लगा दी। रहा सहा सहारा भी चला गया और एक दिन वो भी यहीं भूखा सो गया। यहीं इसी जगह उसकी मां ने भी दम तोड़ा था। वो लड़का बोला। हवा का झोंका फिर चला और खोखले बांसों की से गुजरती हुई हवा सन्नाटे में फिसल पड़ी। लड़का चीख पड़ा। वो सांस ले रही है। सुना नहीं आपने? कौन? वो जुलाहिन सांस ले रही है। क्या वाहियात बकता है, अखिल ने झुंझलाकर डांटा। कौन जुलाहिन? आपको नहीं मालूम? वो सामने झोपड़ी है ना, उसी में जुलाहे रहते थे। उसमें से 3 भूख से मर गए, रह गए सिर्फ जुलाहा, जुलाहिन और उनका करघा। मगर भूख से उनकी नसें इतनी सुस्त थीं कि करघा भी बेकार था। उन्होंने पास के जंगल से जड़ें खोदकर खानी शुरू की। उनके दांत नुकीले हो गए जैसे सियारों की खीसें। जुलाहा बीमार पड़ गया। जुलाहिन जड़ें खोदने जाती थी। एक दिन जड़ें खोदते वक्त खुरपी उसके कमजोर हाथों से फिसल गई और बाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठा कटकर गिर गया। जब वो घर पहुंची तो भूखा वह बीमार जुलाहा झल्ला उठा और चीख कर बोला, निकल जा मेरे घर से, अब तू बेकार है। न करघा चला सकती है, न जड़ें खोद सकती है। तब से जुलाहिन का पता नहीं है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि वो भूत बनकर गांव की कब्रों के पास घूमा करती है। वो अभी भी सांस ले रही थी। सुना नहीं आपने? अखिल ने मेरी ओर देखा और मैंने अखिल की ओर। हम दोनों आगे बढ़े और जुलाहों की झोंपड़ी में घुसे। लड़का ठिठका, मगर हिम्मत दिलाने पर वो भी आगे बढ़ा। हम लोग अंदर गए। लड़के ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए
और हम लोगों से सटकर खड़ा हो गया। वो डर से कांप रहा था। सामने आंगन में 3 कब्रें आसपास खुदी हुई थीं। बीच की कब्र में एक बड़ा सा छेद था। उसमें से एक बिज्जू निकला और हम लोगों ने डरावनी निगाहों से पल भर देखकर सिर झटका और फिर कब्र में घुस गया। आंगन में किसी मुर्दे के सड़ने की तेज बदबू फैल रही थी। अखिल ने अपना कैमरा संभाला और फोटो लेने की तैयारी की। इतने में पीछे की किवाड़ खटक उठी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अखिल बोला, कोई सियार होगा। किवाड़ को किसी ने जैसे बार बार धक्का देना शुरू किया। मैंने सोचा शायद जिंदा आदमी की गंध पाकर गांव भर के मुर्दे हम पर हमला करने आए हैं। मैंने खून का कतरा कतरा डर से जम गया। लड़का बुरी तरह से चीख पड़ा। अखिल धीमे धीमे गया। धीरे से किवाड़ खुला। उसके बाद बुरी तरह से चीख कर भागा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं बदहवास हो रहा था और आपको यकीन न होगा मैंने दरवाजे पर क्या देखा। मैंने जिसे देखा वो आदमी नहीं कहा जा सकता था। वो जानवर भी नहीं था, भूत भी नहीं। एक औरतनुमा शक्ल जिसकी खाल जगह जगह पर लटक आई थी। सिर के बाल झड़ गए थे। निचला होठ झूल गया था और दांत कुत्तों की तरह नुकीले थे। मालूम होता था जैसे आदमी के ढांचे पर छिपकली का चमड़ा मर दिया हो। उसके हाथ में एक खुरपी थी और बाएं हाथ की 2 अधकटी और 3 साबुत उंगलियों की कुछ जड़ें। वो पल भर दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं चीखना चाहता था मगर गला जवाब दे चुका था। वो हमारे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई, जड़ें जमीन पर रख दी और अपने 3 उंगली वाले हाथ को मुंह के पास ले जाकर कुछ खाने का इशारा किया। हम लोगों की जान में जान आई। वो भूखी है, वो आदमी ही होगी, क्योंकि भूत आदमियत की पहचान है। अखिल ने अपने झोले में से केला निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। उसने केला उठाया और मुंह के पास ले गई, मगर फिर रुक गई, उठी और झोंपड़ी के दूसरे ओर चल दी। हम लोगों को कुतूहल हुआ। हम लोग भी पीछे पीछे चले। वो औरत सहन के एक कोने में गई। वहीं एक मुर्दा था जिसकी सड़ांध आंगन में फैल रही थी। देहाती लड़के ने उसे देखा और पहली बार उसके मुंह से आवाज निकली, जुलाहा। ये तो जुलाहे की लाश है। ये जुलाहिन उसे भी भूत बनाने आई है। जुलाहिन लाश के पास गई। लाश सड़ रही थी, उसमें चींटियां लग रही थीं। उसने केला और जड़ें लाश के मुंह पर रख दी और हंसी। हंसी की आवाज से मुंह से नहीं निकली, मगर खीसों को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि वो हंसी होगी। दूसरे ही क्षण वो बैठ गई और मुर्दे की छाती पर सिर रख सुबकने लगी। ये जुलाहिन है, मगर ये तो कम से कम 70 बरस की होगी। 70 बरस? नो, इट इज ड्रॉपसी। देखते नहीं, जहरीली जड़ें खाने से इसकी नसों में पानी भर गया है, मांस झूल गया है। अखिल बोला, इस मुर्दे को हटाओ वरना ये भी मर जाएगी। उसके बाद हम लोग झोंपड़े के भीतर आए। पास में एक गड्ढा खोदा। सोचा इसी में लाश डाल दी जाए। भीतर आए। लाश के पास से जुलाहिन को हटाया और उसकी लाश भी एक ओर लुढ़क गई। मैं घबरा गया, बेहोश सा होने लगा। अखिल ने मुझे संभाला। हम लोग थोड़ी देर चुप रहे। फिर मैं बोला भारी गले से, अखिल, उंगलियां कट जाने पर यह निकाल दी गई, फिर किस बंधन के सहारे? आखिर किस बंधन के सहारे ये मरने से पहले जुलाहे के पास आई थी, वो भी जड़ें लेकर? क्यों? अखिल चुप रहा। मुर्दों के गांव की दोनों आखिरी लाशें सामने पड़ी थीं। अच्छा उठो, अखिल बोला। हम लोगों ने लाशें उठाई और गड्ढे में डाल दी।
एक ओर जुलाहा, दूसरी ओर जुलाहिन। बांस के सूखे पत्तों से उन्हें ढक दिया। मैंने अपनी उंगली से धूल में गड्ढे के पास लिखा, ताजमहल 1943, और हम चल पड़े।